हाँ, प्रशांत सर स्टार्ट करिए। जी सर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे बीच अभी थोड़ी देर में प्रचार महोदय जुड़ेंगे। अ, आज के मुख्य वक्ता नवीन जी, राम जी द्विवेदी सर, समस्त शिक्षकगण एवं छात्र एवं छात्राओं सभी को नमन और वंदन करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, भारत संविधान के निर्माता गरीब शोषित वंचित के लिए हमेशा जीवन भर संघर्ष करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के लिए यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं। 14 अप्रैल को समस्त भारत में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है और ये समानता और एकता दिवस के रूप में भी पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। मैं डॉक्टर अंबेडकर जी की जीवन संक्षिप्त में जीवन परिचय बताना चाहूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ। उनके बचपन का नाम सकपाल था। उनके गुरुजी के द्वारा उनका नाम अंबेडकर रखा गया। उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी वो गांव में हुई थी। फिर प्राइमरी के लिए वो मुंबई चले गए। वहां से उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अपना कॉलेज डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री लंदन और अमेरिका से प्राप्त की। जब सन 1923 में वहाँ ये भारत में वापस आए तो जिसके पश्चात उन्होंने देश में व्याप्त छुआछूत गरीबी के खिलाफ लड़ने की उन्होंने ठान ली और जीवन भर संघर्ष करते रहे। और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई। अब ये उनके जो संक्षिप्त जीवन परिचय था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। अब आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं नवीन जी, जो राजनीतिक विभाग से हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि नवीन जी अपने क्या कहते हैं उद्बोधन करें, उनके जानकारियां दें। उससे पहले मैं 2 लाइनें और कहना चाहूंगा। पानी से नहाते हैं वो जो लिबास बदलते हैं, पानी से नहाते हैं वो जो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। मैं इसी के साथ अब नवीन जी का स्वागत करूंगा कि नवीन जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पे अपना वक्तव्य रखें। नवीन जी, ओवर टू यू। सबसे पहले तो आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ, आवाज आ रही है नवीन जी। सबसे पहले तो आप सभी सम्मानित शिक्षक साथियों का, छात्र छात्राओं का मैं स्वागत करता हूं। आप ऑनलाइन संगोष्ठी में जुड़े हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज भारत निर्माता संविधान निर्माता साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। आपको पता है कि बाबा साहेब का जो नाम है डॉक्टर भीमराव राम जी अंबेडकर, ये नाम इनका क्यों पड़ा है? जो इनका जो नाम है भीम, ये भीमाबाई इनकी माता जी का नाम था, उनके नाम से लिया गया है। और राम जी इनके फादर का नाम था। और अंबेडकर जो इनका जो सर जो नाम के पीछे लगा हुआ टाइटल है, इनके जो गुरुजी हैं उन्होंने इन्हें अपना सरनेम दिया था। वो इसलिए दिया था कि भाई कल को ये बच्चा आगे जाके कहीं छुआछूत का शिकार न हो। उन्हें दिखता था कि एक उगते हुए सूरज की तरह, चमकते हुए सूरज की तरह ये बच्चा कहीं आगे जाके बहुत कुछ जीवन में करेगा। आज उनकी 132वीं जयंती है। उनके पिताजी थे, जो उनका पूरा परिवार था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी से जुड़ा हुआ था। अब देखिए, आदमी अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ तो रोजगार तो करता ही है। तो इनका जो जन्म है मध्य प्रदेश के महू में हुआ, जो कि सेंट्रल प्रोविंस नाम है, उसे कहा जाता था उस समय। कंटोनमेंट बोर्ड है, कैंट का एरिया है, वहां इनका जन्म हुआ 1891 में। और जन्म के महज 3 साल के बाद इनके फादर रिटायर हो गए। फिर ये सितारा नामक जगह थी, वहां पर जाकर बस गए। पत्नी का नाम था रामाबाई। 1906 में इनकी शादी हुई। 1935 में इनकी जो पहली पत्नी थी उनका स्वर्गवास हो गया। फिर इनकी जीवन के अंतिम पड़ाव के समय में 1948 में इन्होंने दूसरी शादी की, शारदा लड़की से, जो कि डॉक्टर शारदा ब्राह्मण थी। शादी के बाद उनका नाम सविता अंबेडकर पड़ गया। इन्होंने जो शिक्षा थी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए की डिग्री प्राप्त की। फिर इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी और डीएससी की डिग्री हासिल की, डॉक्टर ऑफ साइंस। इसके साथ साथ गैरेज इनंस से उन्होंने बैरिस्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की। आप देखिए कि बाबा साहेब कितने ब्रिलियंट थे, पढ़ाई में कितने कितने होनहार थे। इन्होंने
कला संकाय के साथ साथ साइंस एंड कानून की शिक्षा भी इन्होंने एक साथ प्राप्त की। 7 भाषाओं का इन्होंने ज्ञाता माना जाता है इनको। ये इनके 14 भाई बहन थे, उनमें ये सबसे छोटे थे। साथ फिर क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण की, कॉलेज की शिक्षा ग्रहण की, इन्हें छुआछूत की चीजें कहीं ना कहीं हमेशा इन्हें देखने को मिलती थी। इनके गुरुजी का नाम था जो ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर था, उनसे ही इन्होंने अंबेडकर टाइटल मिला हुआ है, जो उनका सरनेम था उन्होंने इनको दिया है। 1897 में ये 97 में सॉरी बॉम्बे चले गए एल्फिस्टन हाई स्कूल से। वहां पर पढ़ने वाले महार जाति के ये पहले छात्र थे जो यहाँ तक पहुंचे हैं। वो समय ऐसा था कि नहीं पहुंच पाते थे भाई, इतने संसाधन नहीं थे, छुआछूत का प्रचलन था, गरीबी काफी देखने को मिलती थी, तो बड़ी मेहनत करके ये वहां तक पहुंचे। जब बाबा साहेब वहां पढ़ रहे थे तो इन्हें लाइब्रेरी में नहीं जाने दिया जाता था, एक पार्क में बैठकर ये पढ़ रहे थे। वहां से दादा केलुस्कर नामक एक लेखक हुए हैं, समाज सेवी, वो आते जाते रहते थे। इन्होंने देखा कि ये बच्चा कौन है होनहार जो यहाँ बैठा हुआ पढ़ता रहता है। 2-3 दिन देखा, एक दिन के बाद वो इनसे मिलने गए। मिलने के बाद उन्होंने ये देखा कि ये बच्चा जीवन में आगे बढ़ सकता है, कुछ कर सकता है। इन्होंने बौद्ध जीवनी लिखी थी, वो इन्हें समर्पित कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लाइब्रेरी जाके पढ़िए। तो इन्होंने कहा कि मैं संस्कृत में एडमिशन लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एडमिशन मिल नहीं रहा। फिर उन्होंने पर्शियन भाषा में अपनी पढ़ाई शुरू की। इनकी अन्य भाषाओं पर भी मजबूत पकड़ थी। इसके साथ साथ इन्होंने दादा जो केलुस्कर थे, इनको बड़ौदा के महाराज गायकड़ महाराज थे, उनके पास ले गए। जैसे सिंधिया परिवार है, ऐसे ही गायकड़ महाराज थे बड़ौदा के। सियाजी राव तृतीय उनका नाम था, उनके पास ले गए। वो छात्रवृत्ति देते थे छात्र छात्राओं को, ताकि वो अमेरिका में जाकर पढ़े। 4 साल की इनको छात्रवृत्ति मिली। 25 रुपए इनको महीने के मिलते थे छात्रवृत्ति के रूप में। इन्होंने महाराज को ये वचन दिया था कि मैं वहां से आने के बाद आपके लिए काम करूंगा। 4 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये 1917 में वहां से आए और बड़ौदा के महाराज के पास इन्होंने काम किया। वहां पर इन्हें डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में इन्हें रखा गया। आपको पता है कि प्रतिष्ठित आईएएस ऑफिसर ही देश के वहां तक पहुंच पाते हैं, भारत सरकार में भी ये बहुत अच्छा पद था। लेकिन वहां भी इन्होंने अपमान सहन करना पड़ा, कहीं ना कहीं छूत इन्हें महसूस हुआ। फिर ज्यादा दिन ये वहां नहीं रुके। 1918 में ये प्रोफेसर बन गए पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बॉम्बे। वहां भी कैंपस के अंदर भी इन्होंने देखा कि जो प्रतिष्ठित पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, उनके बीच में भी इन्हें कहीं ना कहीं छुआछूत नजर आया। कैंपस के अंदर भी छात्रों ने विरोध किया कि भाई हम नहीं पढ़ेंगे, ये तो दलित हैं, हम तो सवर्ण जाति से हैं। फिर बच्चों को समझाने के बाद उन्होंने क्लास ली, तो परिणाम ये निकले कि काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, अच्छा बच्चों को समझ में आया, उन्होंने वहां पढ़ाया। उसके बाद 1920 में कोल्हापुर के साहू सियासत के महाराज थे, उन्होंने इनकी मदद की। मूक नायक के नाम से इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। उस प्रकाशन के बाद इन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, अब मैं समाज के लिए, दलितों के लिए उनको संगठित करूंगा, उनके लिए कुछ काम करूंगा अपने समाज के लिए। तो इन्होंने क्या किया, बहिष्कृत हितकारिणी एक सभा बनाई। उस सभा में एक नारा दिया गया कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, मिलकर रहो, और छुआछूत और भेदभाव की चीज को हमें समाप्त करना है। महिलाओं के लिए भी इन्होंने शिक्षा के लिए काफी प्रोत्साहन किया कि आप भी बढ़ चढ़कर शिक्षा में भाग लीजिए, अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए। और भारत के संविधान में भी बाबा साहेब का काफी योगदान हमें देखने को मिलता है। संविधान का जनक भी कहा जाता है बाबा साहेब। बाबा साहेब ने संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ा, 389 लोग चुने गए थे, उनमें इन्होंने भी बॉम्बे से अपना नाम दिया, बॉम्बे से इन्होंने चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर थे वो इनके खिलाफ थे चुनाव लड़ने में। ये चुनाव आखिर हार गए। सेकंड फेज में फिर चुनाव हुआ, इन्होंने चुनाव लड़ा बंगाल से, प्रांत से, वहां से चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस बाहुल्य क्षेत्र नहीं था, मुस्लिम लीग का इन्हें वहां सहारा मिला, तो इन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद परिणाम ये हुए कि इन्होंने वहां से जीत हासिल हुई। लेकिन कुछ समय बाद वो सीट बांग्लादेश में वो क्षेत्र समाहित हो गया, तो इस सीट को कट गई। उसके बाद बीएन राव जो संविधान के लिए काम कर रहे थे, सभा के लिए, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से संपर्क साधा
और पहले तो 11वीं 12वीं हो जाएगा। बॉम्बे प्रांत के पीएम थे औरंगजेब। उस टाइम सीएम नहीं कहा जाता था, पीएम कहा जाता था। तो उन्होंने एम.आर. जयकर से, जो वहां के सदस्य थे, उनसे बात की। बात करने के बाद उनसे उनका इस्तीफा दिलवाया और अंबेडकर दोबारा बॉम्बे प्रांत से सांसद चुने गए। फिर इन्होंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया 29 अगस्त 1947 को, जो कि 7 सदस्यों की समिति थी, उसमें ये अध्यक्ष थे। राइट टीसी के सदस्य रहे हैं। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के में जाने वाले भारत के पहले सदस्य थे। 1930, 31 और 32 में हर साल ये वहां पर गए हैं। कम्युनल अवार्ड से सहमत थे। हिंदुओं के लिए, हिंदुओं से अलग आरक्षण एससी को मिले, इसकी इनकी मांग थी। उसके लिए इन्होंने काफी प्रयास किया। 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट एक समझौता हुआ था, उस पर भी इनके हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। फिर साइमन कमीशन भारत आ रहा था, तो उसका काफी भारत में हमें विरोध देखने को मिला। हर जगह जगह साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। उस समय जो समिति बनी थी, उसके सहयोग के लिए उसके भी ये सदस्य रहे हैं। फिर भारत छोड़ो आंदोलन की बात आई, तो उस आंदोलन से ये असहमत दिखे। दलित महासभा इसमें शामिल नहीं हुई, उन्होंने इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे हैं बाबा साहेब। जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया, छुआछूत पर बल दिया, दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व मिले, इसकी इन्होंने हमेशा मांग की। अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग, जो जैसे तालाब हैं, कुएं हैं, इन सभी का इन्हें प्रयोग पूरे मंदिरों में जाने की इजाजत मिले। गुजरात में तो एक मंदिर के बाहर एक प्रदर्शन था, उसमें भी ये शामिल हुए थे। श्रमिकों के हितों का इन्होंने समर्थन किया था कि मजदूर आदमी 12 घंटे काम ना करे, उसके जगह 8 घंटे वो काम करे। उनके हितों की भी रक्षा की। धर्म परिवर्तन का इन्होंने आह्वान किया। 4 अक्टूबर 1956 को अपने 5 लाख समर्थकों अनुयायियों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। जैसे ही इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो इसे एक नेपाल के काठमांडू में एक बौद्ध सम्मेलन था, उसमें इसने बौद्ध रत्न की उपाधि दी। बोधित्सव भी कहा जाता है बाबा साहेब को। और इनका जो अंतिम संस्कार हुआ, जो प्रक्रिया थी, 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो संस्कार की प्रक्रिया थी वो बौद्ध धर्म के अनुसार की गई। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 15-16 में सामाजिक समानता की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आपको पता है कि सबको सामाजिक स्तर पर सबको समानता की तरह देखा जाए। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को कानून की दृष्टि से अपराध घोषित करने की व्यवस्था भी की गई है। तो बाबा साहेब ने दलितों के लिए, भारत के लिए बहुत काम किया और गरीब आदमी को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, ताकि उनको भी समान अवसर मिले, स्वतंत्रता मिले, सामाजिक स्तर पर भी समानता मिले। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। आपने एक विस्तार रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पे अपना वक्तव्य रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर रामजी द्विवेदी सर, जो इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सर अपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर अपना वक्तव्य रखें। सर, ओवर टू यू सर। धन्यवाद प्रशांत जी, बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य हमारे श्री नवीन कुमार जी ने पहले ही दिया। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर उन्होंने काफी अच्छा प्रकाश डाला। और सबसे पहले हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पे सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इन्हीं के साथ साथ आज सबसे ज्यादा उपयोगी होगा कि हम डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचारों को उनके विचार से जानें। उनके कुछ विचार मैं आपके बीच साझा करता हूं। जैसे एक विचार आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि नई का तकाजा है कि सवर्ण हिंदू अपने अलग अलग हितों के लिए 2 भागों में विभाजित हो जाए, एक ब्राह्मण, दूसरा गैर ब्राह्मण, पृथक निर्वाचक मंडल या तीनों संप्रदायों के लिए, जिनमें कि हिंदू विभाजित है, मिशन आरक्षित स्थानों की मांग की गई। अछूतों को प्रतिनिधित्व दिए जाने के संबंध में विचार करने से पूर्व ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के प्रश्न पर कुछ विचार किया जाए, क्योंकि गैर ब्राह्मण शिक्षा के संबंध में पिछड़े हुए हैं, इसलिए इसे इनका विशेष हित नहीं कहा जा सकता। इसमें सामान्य जन का हित है, यहाँ तक कि
शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े ब्राह्मणों का भी ब्राह्मणों का बौद्धिक तथा सामाजिक प्रभुत्व केवल गैर ब्राह्मणों को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि इससे सभी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार इसमें सभी का हित है। यदि गैर ब्राह्मणों को संरक्षण दिया जाता है तो विशेष रियायत कहाँ मिली? गैर ब्राह्मणों का पृथक प्रतिनिधित्व का पक्ष इसलिए निर्भर पड़ गया क्योंकि वे एक समान गैर ब्राह्मण हित नहीं जतला सके। तो ये कुछ विचार अंबेडकर जी ने दिए। इसके साथ ही आप एक और उनके विचार से रूबरू होते होंगे, जैसे कि उन्होंने कहा था कि अछूत वास्तविक दास है और अछूतों की सामाजिक स्थिति यह है कि वे अपनी हीन स्थिति के प्रति कभी शिकायत नहीं कर सकते। उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि वे ऐसे प्रयत्न करें कि अन्य जातियों को अपने साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए मजबूर करें जैसा एक इंसान दूसरे से करता है। उनके मन में हीन भावना इतना घर कर गई है कि वे इसलिए जन्मे हैं। उन्होंने कभी यह सोचा भी नहीं कि उनका निस्तार भी हो सकता है। उन्हें कोई यह नहीं समझा सकता कि सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उन्हें यह अधिकार है कि वे अपने साथ अच्छे व्यवहार के लिए मांग करें। इसी के तहत एक अन्य विचार हमारे अंबेडकर साहब का था कि अछूतों के लिए स्वराज्य क्या होगा। विधायिका उदासीन, कार्यपालिका और उनके प्रति बहरी होगी। इस प्रकार स्वराज्य के अधीन अछूत उस निरादृत स्थिति से नहीं उबर सकते हो हिंदुओं से उन पर थोपी है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अंबेडकर साहब कितने गहन विचारों के साथ अपने विचार सभी के बीच साझा किए। एक अन्य विचार उन्होंने संविधान के प्रति भी कहा कि संविधान में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि हर राज्य की सरकारी भाषा वही हो जो केंद्र सरकार की है। आप अभी देख पाएंगे कि हमारे संविधान में राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा जैसी कई प्रावधान किए गए हैं। इसी के साथ अंबेडकर जी के हम अन्य विचार को भी जानते हैं। जैसा कि अंबेडकर जी ने कहा था कि गांधीवाद धनिकों का दर्शन है और खाली बैठों का काम है। इनमें लोगों का यह बहकाने का काम किया गया कि वे अपनी मुसीबतों को करने का फल या भाग्य चक्र मान लें। गांधीवाद में गंदगी सफाई का काम सर्वोच्च समाज सेवा बताया गया है। परंतु इसके बावजूद यह मुसीबत जानबूझकर एक ही जाति के मत्थे मढ़ी गई है। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि अंबेडकर साहब इन विचारों के साथ क्या कहना चाह रहे हैं, समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में एक अन्य विचार और आपके बीच साझा करेंगे कि तुम किसी दिशा में जाओ, किसी भी दिशा में जाओ, जातिवाद के राक्षस से तुम्हें दो दो हाथ करने पड़ेंगे और जब तक इस राक्षस को नहीं मारोगे तब तक कोई भी राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन नहीं ला पाओगे। आप इन विचारों से ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि किस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तत्कालीन परिस्थितियों पर अपने गहन मंतव्य रखे। जैसा कि नवीन जी बता चुके हैं कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब लगभग 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्हें विधि वेत्ता, राजनीतिक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और ऐसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व से आज हमारा परिचय हो रहा है और इस अवसर पर हम अंबेडकर जी के उन विचारों को समझें। उन्होंने जो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर हमारे संविधान को एक महत्वपूर्ण कगार पर ले गए और संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। संविधान में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता और यही संविधान हमारे देश के शासन प्रशासन को चलाने का एक मसौदा है, जिसके तहत आप देखेंगे कि हमारा देश आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव भी मना रहा है और हमारा देश एक प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में गिना जाता है। बाबा साहब की देन ही है कि संविधान के द्वारा हम सभी को वो अधिकार प्रदान किए गए जिससे हम सम्मान पूर्वक रह सकें। खासकर उस जाति जिसे हम अछूत कहते हैं, उनको भी पूरा
सर उठाकर जीने का अधिकार संविधान के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाने का प्रयास किया। शायद ये प्रयास नहीं हो पाता अगर वो स्वयं इस चीज को कभी अनुभव नहीं करते। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में रूबरू हुए इस कटु अनुभव से, और इस अनुभव को किसी और के और ना कोई इस तरीके के अनुभव को फेस करे, उन्होंने इन सब के लिए कार्य किया। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करते हैं कि उन्होंने हमारे देश, हमारे लोगों के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। इन्हीं के साथ बाबा साहब को नमन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओवर टू यू प्रशांत सर। धन्यवाद सर, आपने शानदार अपना वक्तव्य रखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब समापन की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा नवीन जी का, जिन्होंने शानदार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताया, डॉक्टर रामजी द्विवेदी सर का, और प्रोफेसर ओके तिवारी सर जो जुड़े हुए थे, डॉक्टर अर्घदीप दास जी, डॉक्टर संजय गुप्ता जी, जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े और अपना बहुमूल्य समय दिया। और इसी के साथ साथ जो छात्र छात्राएं जो जुड़ी रहे और धैर्य से सुनते रहे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के लिए समापन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।